अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनके अंदर जो प्रेशर होता है उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब ये जो प्रेशर है ये हार्ट ब्लड को पंप करता है, उसकी वजह से ये प्रेशर जनरेट होता है। ये प्रेशर बहुत असेंशियल है स्मूथ सर्कुलेशन के लिए। अगर ये स्मूथ सर्कुलेशन पॉसिबल नहीं होगी, अगर ये प्रेशर कम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाना उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, और बहुत कम हो जाना उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। Blood pressure is the force or pressure that the blood exerts on the walls of blood vessel. Systemic arterial blood pressure maintains the essential flow of blood into and out of the organs of the body. Keeping blood pressure within normal limits is very important. If it becomes too high, blood vessels can be damaged, causing clots or bleeding from sites of blood vessel rupture. If it falls too low, then blood flow through tissue beds may be inadequate. अब ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये एक फोर्स या प्रेशर होता है जो कि ब्लड की वजह से जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स होती हैं उन पे पड़ता है। सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से जो ब्लड का जो फ्लो है, एसेंशियल फ्लो, वो स्टेबल होता है। अब ये जो फ्लो है ये ऑर्गन की तरफ और ऑर्गन से बाहर, मीन के ऑर्गन की तरफ जो ब्लड जा रहा है और फिर जो ऑर्गन से बाहर ब्लड निकलता है, तो उसको ये जो ब्लड प्रेशर है ये मेंटेन रखता है। अगर ये ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, और ज़्यादा होगा तब भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल लिमिट्स में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बहुत हाई होगा उसकी वजह से ब्लड वेसल डैमेज हो सकते हैं, ब्लड क्लॉट हो सकता है, और इसके अलावा ब्लीडिंग हो सकती है जहाँ से ब्लड वेसल रप्चर होंगे। और अगर बहुत कम होगा तो इसकी वजह से ये जो टिश्यू के अंदर कैपिलरीज का बेड होता है तो इनको सप्लाई ब्लड की बहुत कम हो जाएगी। ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से जो न्यूट्रिशन है और ऑक्सीजन ये नहीं मिलेगी। न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ये जो टिश्यू है इसकी डेथ भी हो सकती है, और इसके अलावा इसके अंदर जो वेस्ट होंगे वो भी प्रॉपर नहीं निकलेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा जो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो डिफरेंट वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो भी टाइमली वहाँ से नहीं निकलेंगे, जिसकी वजह से उस टिश्यू के अंदर टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। अब ये जैसे हार्ट, ब्रेन और किडनीज हैं, ये बहुत असेंशियल ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर। अब ये ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन की वजह से डैमेज हो सकते हैं। The systemic arterial blood pressure, usually called simply arterial blood pressure, is the result of the discharge of blood from the left ventricle into the already full aorta. अब ये जो हार्ट है ये ब्लड को पंप कर रहा है। हार्ट के अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ब्लड को पंप करता है और ब्लड एओर्टा की तरफ जाता है। एओर्टा ऑलरेडी उसके अंदर ब्लड मौजूद है, और प्रेशर की वजह से ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है ये एओर्टा में इंटर होता है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस होता है। ब्लड प्रेशर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे, द पोस्चर, जेंडर एंड द एज ऑफ द इंडिविजुअल. Blood pressure falls at rest and during sleep. It increases with age and is usually higher in women than in men. अब ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये फ्लक्चुएट करता है टाइम ऑफ द डे, मीन के ये मॉर्निंग में कुछ होगा, दोपहर में कुछ होगा, रात को कुछ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं करता। कि अगर इसकी जो नॉर्मल रेंज है, अगर सिस्टोलिक की बात की जाए 120 है, तो मॉर्निंग में ये 80 हो और इवनिंग में ये 140 हो, तो इतना भी फ्लक्चुएट नहीं करता, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है। इसके अलावा पोस्चर से फ्लक्चुएट करता है। पोस्चर की वजह से, पोस्चर चेंज करने की वजह से, जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में अगर ज़्यादा देर रहें तो इससे भी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है
वो फ्लक्चुएट करेगा। इसके अलावा जेंडर मेल फीमेल इनमें भी फ्लक्चुएट करता है, और जो एज फैक्टर भी इसके ऊपर होता है। रेस्टिंग कंडीशन के अंदर ब्लड प्रेशर ये, और स्लीपिंग कंडीशन के अंदर ब्लड प्रेशर ये कम होंगे। और ब्लड प्रेशर जब इन्फेंट होता है, उसके बाद चाइल्ड होता है, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता जाता है। जो नॉर्मल लिमिट होगी वो कुछ इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो वुमेन होती है इनमें ब्लड प्रेशर कुछ ज़्यादा होता है और मैन में कम होता है। Systolic and diastolic pressures. When the left ventricle contracts and pushes blood into the aorta, the pressure produced within the arterial system is called the systolic blood pressure. In adults, it is about 120 millimeter mercury और 16 किलो पास्कल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ये ब्लड को कंट्रैक्ट करता है, और कंट्रैक्शन की वजह से प्रेशर जनरेट होता है और ब्लड एओर्टा की तरफ पुश होता है। एओर्टा के अंदर ब्लड इंटर होगा और ये आगे फिर सर्कुलेशन में शामिल हो जाएगा। अब इसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है और इसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये तकरीबन एडल्ट्स में 120 मिलीमीटर मर्करी होता है और 6 या फिर 16 किलो पास्कल होता है। In complete cardiac diastole, when the heart is resting following the ejection of blood, the pressure within the arteries is much lower and is called diastolic blood pressure. अब ये जब हार्ट डायस्टोलिक कंडीशन में आता है, मीन के रेस्टिंग कंडीशन में आता है, रिलैक्स हो रहा होता है, तो इस कंडीशन के अंदर आर्टरीज के अंदर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। In an adult, this is about 80 millimeter mercury or 11 kilopascal. The difference between systolic and diastolic blood pressures is the pulse pressure. अब ये जो डायस्टोलिक प्रेशर होगा ये तकरीबन 80 मिलीमीटर मर्करी होगा या फिर 11 किलो पास्कल होगा। अब ये जो इनके डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर जो डिफरेंस होता है, इसकी वजह से ये जो पल्स प्रेशर है ये प्रोड्यूस होता है। Arterial blood pressure is measured with a sphygmomanometer and is usually expressed with the systolic pressure written above the diastolic pressure. अब ये जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होता है इसको स्फैग्मोमैनोमीटर के जरिए भी मेजर किया जा सकता है। इसको सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर में एक्सप्रेस किया जाएगा। अब जैसे ये ब्लड प्रेशर है 120, ये ऊपर वाला सिस्टोलिक प्रेशर है और नीचे वाला 80 ये डायस्टोलिक प्रेशर है। इसी अलावा ये 16 सिस्टोलिक प्रेशर है और ये 11 ये डायस्टोलिक प्रेशर है। Elasticity of arterial walls. There is a considerable amount of elastic tissue in the arterial walls, especially in large arteries. Therefore, when the left ventricle ejects blood into the already full aorta, the aorta expands to accommodate it and then recoils because of the elastic tissue in the wall. आर्टीरियल वाल्स इनके अंदर जो इनकी नेचर होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इलास्टिक टिश्यू होता है, इसलिए जब एओर्टा ऑलरेडी फिल होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है और एओर्टा की तरफ भेजता है तो एओर्टा एक्सपेंड हो जाती है और ब्लड को एकोमोडेट करती है। This pushes the blood forwards into the systemic circulation. This distension and recoils occurs throughout the arterial system. During cardiac diastole, the elastic recoil of the arteries maintains the diastolic pressure. अब ये जो एओर्टा है यहाँ से ब्लड आगे फॉरवर्ड करता है, सिस्टोमिक सर्कुलेशन के अंदर जाता है और इसकी जो डिस्टेंशन है और इसका जो रिकॉइल होना है ये जो आर्टीरियल सिस्टम इसके अंदर थ्रो होड जितना भी आर्टीरियल सिस्टम है उसके अंदर ये मौजूद होता है। इलास्टिक इसके अंदर टिश्यू होता है और इसकी जो नेचर होती है उसकी वजह से इसके अंदर डिस्टेंशन बहुत ज़्यादा हो सकती है और ये एकोमोडेट करता है ब्लड को और इसके अंदर रिकॉइलिंग होती है। अब ये ब्लड जो ज़्यादा भी आएगा तो इसको एकोमोडेट करता है और इसी तरह फिर आगे ये ब्लड को भेजा जाता है।
अब ये जो कार्डिक डायस्टोल कंडीशन होती है, तो कार्डिक डायस्टोल कंडीशन इसके अंदर हार्ट रिलैक्स करता है, हार्ट के अंदर फीलिंग होती है, तो ये इस दौरान आर्टरीज के अंदर प्रेशर कम होगा और डायस्टोलिक प्रेशर को ये जो आर्टरीज होंगी ये मेंटेन करेंगी। मीन के जैसे जब सिस्टोलिक कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट किया गया और उस प्रेशर की वजह से ये आर्टरीज जो है इनके अंदर डिस्टेंशन हुई, फिर उसके बाद जब कार्डिक डायस्टोल होगा तो ये कार्डिक डायस्टोल की वजह से ये डायस्टोल प्रेशर को मेंटेन करेंगी और उसको ये कंट्रैक्शन इनके अंदर कम होगी, बीपी भी कम होगा और एक कुछ देर के लिए या कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ये एक रिलैक्स स्टेट में आएंगी। Factors determining blood pressure. Blood pressure is determined by cardiac output and peripheral resistance. Change in either of these parameters tend to alter systemic blood pressure, although the body's compensatory mechanism usually adjusts for any significant change. अब ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये डिपेंड करता है कार्डिक आउटपुट के ऊपर और पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर। कार्डिक आउटपुट अगर कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा, कार्डिक आउटपुट अगर ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। कार्डिक आउटपुट अगर नॉर्मल है और आगे से पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गई है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो ये जो दो फैक्टर हैं इन पर हाईली डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर के नॉर्मल होने का, कम होने का या ज़्यादा होने का। Cardiac output is determined by the stroke volume and the heart rate. Factors that affect the heart rate and stroke volume are described above, and they may be increase or decrease cardiac output and in turn blood pressure. अब ये कार्डिक आउटपुट है, इसको अपने मैं एक और लेक्चर जो कि कार्डिक आउटपुट के नेम से है एक बेहतर वे से उसको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो ये जो कार्डिक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम और जो हार्ट रेट है उस पे डिपेंड करता है। हार्ट रेट के हार्ट किस तरह कंट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है और उसके अंदर जो ब्लड है वो कितनी अमाउंट के अंदर आ रहा है। अब ये जो हार्ट रेट होगा, अगर अगर हार्ट रेट कम हो जाता है तो फिर ब्लड प्रेशर भी कम होगा, और अगर हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है और स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल है तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो सकता है कि वो ब्लड को ज़्यादा भेजेगा। An increase in cardiac output raises both systolic and diastolic pressures. An increase in stroke volume increases systolic pressure more than diastolic pressure. अब जो कार्डिक आउटपुट होता है ये अगर बढ़ जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर ये दोनों इंक्रीज कर जाएंगे, और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम जो कि वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ ब्लड को भेज रहा है वो बढ़ जाएगा तो सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होगा और डायस्टोलिक प्रेशर पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना इफेक्ट सिस्टोलिक प्रेशर पर पड़ेगा, और सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। Peripheral or arteriolar resistance. Arterioles, the smallest arteries, have a tunica media composed almost entirely of smooth muscle which responds to nerve and chemical stimulation. Constriction and dilation of the arterioles are the main determinants of peripheral resistance. Vasoconstriction causes blood pressure to rise and vasodilation causes it to fall. अब ये जो आर्ट्रियोल्स होती हैं ये स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज के आगे आर्ट्रियोल्स लगी होती हैं, फिर उसके आगे कैपिलरीज होती हैं। अब इसके अंदर ट्यूनिका मीडिया से ये बनी होती है और इसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं और इसके साथ नर्व सप्लाई होती है, केमिकल स्टिमुलेशन भी होती है। अब ये नर्व सप्लाई भी इसको कंट्रोल कर रही है। अब इसकी जो कंस्ट्रिक्शन होगी या फिर डायलेशन होगी इस आर्ट्रियोल्स की तो उसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी। अगर वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, और अगर वैजो डायलेशन होती है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। When elastic tissue in the tunica media is replaced by inelastic fibrous tissue as part of the aging process, blood pressure rises. अब ये जो इसके अंदर इलास्टिक टिश्यू होता है
वो अगर फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाए आर्ट्रियोल्स में, जैसा कि ओल्ड एज में जाके होता है, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। ऑटो रेगुलेशन, systemic blood pressure continually rises and falls according to levels of activity, body position. However, the body organs are capable of adjusting blood flow and blood pressure in their own local vessels independently of systemic blood pressure. अब ये जो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर होता है ये इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है, ये डिपेंड करता है एक्टिविटी पे, बॉडी पोजीशन पे। अब ये जो ऑर्गन्स होते हैं जिनको ब्लड की सप्लाई मिल रही होती है, तो इन ऑर्गन्स को उसके अंदर ऑटो रेगुलेशन सिस्टम होता है जो कि कंट्रोल करता है इसको, ब्लड के प्रेशर को। अगर थोड़ा इंक्रीज हो जाए, थोड़ा डिक्रीज हो जाए, लेकिन उस जो ये जो ऑर्गन होता है उसके ऊपर ब्लड की सप्लाई, उसका भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इसके इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से। ब्लड का फ्लो जिस ऑर्गन को मिल रहा होगा, तो अगर बहुत कम क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है फ्लो में, तो वो जो ऑर्गन होगा वो उसको ऑटो रेगुलेट करेगा and protects the tissue against swings in systemic pressures. It is especially important in the kidneys, which can be damaged by increased pressure in their delicate glomerular capillary beds, and in the brain, which is very sensitive to even slight increases in levels of cellular waste. अब ये ऑटो रेगुलेशन की वजह से ये जो टिश्यू होते हैं, अगर सिस्टेमिक प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको टिश्यूज ऑटो रेगुलेशन की वजह से प्रोटेक्ट होता है। अब ये जो किडनीज होते हैं इनके अंदर जो ग्लैमरुलर कैपिलरी होती है, कैपिलरी बेड होता है, वो बहुत डेलिकेट होता है, वो बहुत नाजुक सा होता है। तो उस वजह से जब ये प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये डैमेज हो सकते हैं ये कैपिलरी बेड जिसका। इसके अलावा जो ब्रेन होती हैं इनके अंदर जो कैपिलरीज होती हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं। इसके अलावा जो सेलुलर वेस्ट होता है वो भी ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है, कि जैसे ब्लड प्रेशर की वजह से अब ये जो वेस्ट है वो रिमूव नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से भी ब्रेन पर इफेक्ट पड़ सकता है, और इसके अलावा किडनीज पर भी उसका इफेक्ट पड़ सकता है। Control of blood pressure. Blood pressure is controlled by two ways: short term control, long term control. Short term control on a moment to moment basis, which mainly involves the baroreceptor reflex and the also chemoreceptor and circulating hormones. Long term control, which involves regulation of blood volume by the kidneys and the renin angiotensin aldosterone system. अब ये दो सिस्टम है, इनको आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह ये कंट्रोल कर रहे हैं। एक तो शॉर्ट टर्म कंट्रोल करता है कि जैसे थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ गई कहीं भी दिन में किसी भी वक्त या एक्टिविटी के दौरान, तो उसको ये कंट्रोल कर लेगा। दूसरा कंट्रोल होता है कि वो लॉन्ग टर्म कंट्रोल होता है। लॉन्ग टर्म कंट्रोल के ब्लड प्रेशर को लॉन्ग टर्म के लिए रेगुलेट किया जाता है। Short-term blood pressure regulation. The cardiovascular center is a collection of interconnected neurons in the medulla and the pons of the brainstem. The cardiovascular center receives, integrates, and coordinates inputs from baroreceptor, pressure receptor, chemoreceptor, higher center in the brain. अभी जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर होता है ये इंटरकनेक्ट करता है न्यूरॉन्स को मेडोला और पोन्स। ब्रेन स्टेम के अंदर मेडोला और पोन्स, इसके जो न्यूरॉन होते हैं इनको आपस में इंटरकनेक्ट करता है। अब इनके ये जो इम्पल्स है या मैसेज है वो रिसीव करना, उसके मुताबिक कोऑर्डिनेट करना, तो वो उसके अंदर बैरो रिसेप्टर्स हैं, कीमो रिसेप्टर्स हैं और ब्रेन का हायर सेंटर्स है। The CVC sends autonomic nervous, both sympathetic and parasympathetic, to the heart and blood vessels. It controls blood pressure by slowing down or speeding up the heart rate and by dilating or constricting blood vessel. Activity in these fibers is essential for control of blood pressure. अभी जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर है ये ऑटोनोमिक नर्व्स जैसे
सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, तो उधर सिग्नल भेजता है, वहाँ से फिर ये हार्ट की तरफ ब्लड वेसल्स की तरफ सिग्नल जाते हैं, उससे ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल किया जाता है। अब या तो ये डायलेटिंग की जाती है, जैसे ब्लड वेसल हैं उनके जो डायमीटर है उनको इंक्रीज किया जाता है, या फिर उनके डायमीटर को कम किया जाता है, जिसे कंस्ट्रिक्ट करना कहते हैं। अब इसकी वजह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है इस प्रोसेस की वजह से। मेन मैकेनिज्म इन ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल जो इसका मैकेनिज्म है उसको उसके बारे में दिखाया गया है कि किस तरह उसको कंट्रोल किया जाता है। अब ये जैसे ही ब्लड प्रेशर इसके अंदर फ्लक्चुएशन होगी, कम होगा या ज़्यादा होगा, तो बेरो रिसेप्टर इसको सिग्नल जाएंगे, ये डिटेक्ट करेगा। उसके बाद जो कीमो रिसेप्टर हैं ये ब्लड प्रेशर उसको भी चेंजिंग को देखेंगे, जैसे ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को देखेंगे, उसकी वजह से इसको पता चल जाएगा। इसी तरह हाइपोथैलेमस है, हायर सेंटर है, उसको भी पता चल जाएगा सिग्नल्स के ज़रिए कि इस वक्त ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अब ये सारे जो इम्पल्सिस हैं ये जाएंगे कार्डियोवास्कुलर सेंटर जो कि मेडुलर पोन्स के अंदर है। अब ये आगे सिग्नल भेजेगा ब्लड वेसल्स को भी और हार्ट को भी। हार्ट को ये सिग्नल जाएगा कि वो या हार्ट रेट है इसको कम कर दे या ज़्यादा कर दे, या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम है उसके अंदर कोई चेंजिंग कर दे। अब इन जो स्ट्रोक वॉल्यूम है या हार्ट रेट के अंदर इसके अंदर चेंजिंग की वजह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाएगा। जैसे अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो नॉर्मल से इंक्रीज है तो फिर हार्ट रेट है इसको कम किया जाएगा। इसी तरह जो ब्लड वेसल है इनके अंदर इनकी वैजो कंस्ट्रिक्शन कराई जाएगी या फिर वैजो डायलेशन कराई जाएगी। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो फिर वैजो डायलेशन कराई जाएगी, अगर अगर डिक्रीज होगा तो वैजो कंस्ट्रिक्शन कराई जाएगी। इसलिए इस प्रोसेस के जरिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। Baroreceptors within the walls of aortic and carotid sinuses are baroreceptors, nerve endings sensitive to stretch, which are the body's principal movement-to-movement regulatory mechanism for controlling blood pressure. A rise in blood pressure in these arteries stimulates the baroreceptors, increasing their input to the CVC. अब ये जो एओर्टिक और कैरोटिड साइनस होता है तो इसके वॉल्स के साथ बैरोरिसेप्टर नर्व एंडिंग ये मौजूद होती हैं जो कि सेंसिटिव टू स्ट्रेच होती हैं। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो फिर ये स्ट्रेच के ज़रिए जो इस आर्टरीज हैं इसकी स्ट्रेचिंग के ज़रिए इनको पता चलता है कि इस ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हो गया। अब ये जो बॉडी की जो मूवमेंट होती है या कोई भी एक्टिविटी है इस दौरान जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है तो उसको कंट्रोल किया जाता है। अब ये जो ब्लड प्रेशर ये इंक्रीज करेगा इन आर्टरीज में तो वो बैरोरिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट करेगा, और ये जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर है तो वो इनपुट उसको इंक्रीज किया जाएगा। कार्डियोवास्कुलर सेंटर है वहाँ तक ये बैरोरिसेप्टर सिग्नल पहुँचाएंगे कि इस वक्त ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। The CVC responds by the increasing parasympathetic nerve activity to the heart. This slows down the heart. At the same time, sympathetic stimulation to the blood vessel is inhibited, causing vasodilation. The net result is a fall in systemic blood pressure. अब ये जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर है ये रिस्पॉन्स करेगा और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो स्लो डाउन हो जाएगा। अब इसके सेम टाइम जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है ये ब्लड वेसल को इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन हो जाएगी। और अब ये इस एक्टिविटी की वजह से जो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर है ये डिक्रीज हो जाएगा। Conversely, if pressure within the aortic arc and carotid sinuses falls, the rate of baroreceptor discharge also falls. The CVC responds by increasing sympathetic drive to the heart to speed it up. Sympathetic activity in blood vessels is also increased, leading to vasoconstriction. प्रेशर एओर्टिक आर्क और कैरोटिड साइनसेस अगर इनमें कम होगा तो बैरोरिसेप्टर के जो इम्पल्सिस का डिस्चार्ज है वो भी कम हो जाएगा,
जिसकी वजह से जो सीवीसी रिस्पॉन्स है, जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी इसको इंक्रीज कर रहा है, तो ये जाके हार्ट को स्पीड अप करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। उसके साथ साथ जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो ब्लड वेसल पर इफेक्ट कर रही है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएंगी और ब्लड वेसल इनका डायमीटर कम हो जाएगा। But these measures counteract the falling blood pressure. Baroreceptor control of blood pressure is also called the baroreceptor reflex. अब ये दोनों मेजर्स होती हैं जिनमें हार्ट जो है उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है, ब्लड वेसल है उनको भी कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये आपस में काउंटरैक्ट इनका होता है और इसके जो कंट्रोल है उसको बारोरेसेप्टर रिफ्लेक्स कहा जाता है। अब इस डायग्राम के अंदर एक बारोरेसेप्टर रिफ्लेक्स को दिखाया गया है, ये हार्ट इसके साथ ये ब्रेन का लिंक है। अब जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो जो ब्लड वेसल्स हैं तो उन पर जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है, ब्लड वेसल के डायमीटर को कम किया जाता है और ब्लड वेसल्स को नॉर्मल किया जाता है। इसी तरह ये हार्ट पर एक्ट करते हैं और हार्ट के अंदर जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है उसको कम किया जाता है, जिसकी वजह से जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज कर जाता है। अब इसी तरह जो कार्डिक कंट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज करेगी और कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज कर जाएगा। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, मीन के लो से नॉर्मल हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, नॉर्मल लिमिट से ऊपर चला जाता है, तो फिर जो हार्ट पे इफेक्ट होगा, इसके अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट डिक्रीज होगा, फोर्स ऑफ कार्डिक कंट्रैक्शन ये भी डिक्रीज होगी और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ब्लड वेसल के अंदर जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है उसको कम किया जाता है, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन होती है, ब्लड वेसल उसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज करता है। ब्लड वेसल के डायमीटर के इंक्रीज होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो हाई से नॉर्मल की तरफ आ जाता है। तो इस तरह एक बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है ब्लड प्रेशर को। The relationship between stimulation of chemoreceptors and the arterial blood pressure. अब अगर सर्कुलेशन के अंदर जैसे ये हाइड्रोजन आयन है ये इंक्रीज कर रहा है और ये PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये इंक्रीज कर जाए और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये डिक्रीज कर जाए, तो फिर कीमोरिसेप्टर्स ये एक्टिवेट होते हैं, CVC पे एक्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर सेंटर के ऊपर, और कार्डियोवास्कुलर सेंटर ये फिर स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, इसके अलावा वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है। अब इन सारी सिचुएशंस की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह अगर हाइड्रोजन आयन ये कम हो और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का भी कम हो जाए और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर जाए, तो ये एक्ट करेगा कीमोरिसेप्टर पे, कीमोरिसेप्टर जाके एक्ट करेंगे ये CVC पे, CVC स्ट्रोक वॉल्यूम को कम कर देगा, हार्ट रेट को कम कर देगा और फिर इसी तरह जो वैसोकंस्ट्रिक्शन है उसको भी कम करेगा, वैसोडाइलेशन की तरफ लेके जाएगा, तो इसी तरह ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। Chemoreceptors. These are nerve endings situated in the carotid and aortic bodies and are primarily involved in control of respiration. They are sensitive to change in the levels of carbon dioxide, oxygen, and the acidity of the blood. Rising blood carbon dioxide, falling blood oxygen levels, and or falling arterial blood pH all indicate failing tissue perfusion. कीमोरिसेप्टर इनकी जो नर्व एंडेड होती हैं वो कैरोटिड और एरोटिक बॉडीज इनमें सिचुएटेड होती हैं। प्राइमरली जो इनका काम होता है वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना होता है और जो सेंसिटिव होती हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसी तरह ब्लड की जो एसिडिटी है, इनमें किसी किस्म की जो फ्लक्चुएशन आती है उसको ये सेंस करती हैं, उनको इनकी वजह से पता चलता है कि बॉडी को, ब्रेन को, कि इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इनका लेवल क्या है। इसी तरह जो बॉडी की जो pH वगैरह है उसका भी ये सेंसिटिव होती हैं और ब्रेन को इनके ज़रिए, कीमोरिसेप्टर्स के ज़रिए पता चलता है। अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर गई है, इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो कम हो गई है और इसी तरह जो आर्टीरियल pH है ये भी कम हो गई है,
तो उसकी वजह से जो टिश्यू परफ्यूजन होगी, यानी टिश्यू के अंदर जो ब्लड की सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी। When these changes are detected by the chemoreceptors, they send signals to the CVC, which then increases sympathetic drive to the heart and blood vessels, pushing blood pressure up to improve tissue blood supply. अब ये सारी चीज़ें कीमोरेसेप्टर्स हैं, वो इनको डिटेक्ट करता है और जो सीवीसी है वहाँ सिग्नल भेजता है। अभी जो सिंपैथेटिक ड्राइव है हार्ट और ब्लड वेसल भी ये इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है, ब्लड का प्रेशर है वो इम्प्रूव होता है और ब्लड की सप्लाई इम्प्रूव हो जाती है। Because respiratory effort is also stimulated, blood oxygen level rise as well. अभी जो रेस्पिरेटरी है, मतलब कि बाज़ का जैसे रेस्पिरेशन सेंटर होता है, जो ब्लड को ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है, तो रेस्पिरेटरी एफर्ट भी इंक्रीज हो जाती है। रेस्पिरेटरी एफर्ट इंक्रीज होगी तो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। Chemoreceptor input to the CVC influences its output only when severe disruption of respiratory function occurs or when arterial blood pressure to less than 80। अब ये जो कीमोरेसेप्टर होते हैं जो ये इन्फ्लुएंस करते हैं सीवीसी पे ऊपर, अब ये सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर अपना इनपुट देते हैं जब ये रेस्पिरेटरी फंक्शन डिस्टर्ब हो या फिर ब्लड प्रेशर ये 80 से नीचे आ जाए। Similar chemoreceptors are found on the brain surface in the medulla oblongata, and they measure carbon dioxide, oxygen levels, and pH of the surrounding cerebrospinal fluid. Changes from normal activate responses similar to those described above for the aortic or carotid receptors. अब ये जो मेडोला ऑब्लोंगेटा है, तो इसकी जो सरफेस होती है वहाँ पे कीमोरेसेप्टर्स होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्सीजन इनके लेवल को देखते हैं और पीएच है इनके लेवल को ये डिटेक्ट करते हैं। अब इनमें जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, सीएसएफ होता है, उसमें ये इनको डिटेक्ट करते हैं और अगर इनमें कोई चेंजिंग आ जाएगी तो वो भी जैसे उनको जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या पीएच इनमें कोई चेंजिंग आती है तो जैसे ये इधर ऊपर मैंने डिस्क्राइब किया ऊपर कि किस तरह ये एक्ट करेगा और कैसे इसको कंट्रोल करेगा। सिमिलरली जो मेडोला ऑब्लोंगेटा है वहाँ ये कीमोरेसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि सीएसएफ में किसी किस्म की चेंजिंग को वो डिटेक्ट करते हैं और फिर उस हिसाब से एक्ट करते हैं। Higher centers in the brain. Input to the CVC from the higher centers is influenced by emotional states such as fear, anxiety, pain, and anger that may stimulate changes in blood pressure. अभी जो हायर सेंटर्स इन ब्रेन है, इमोशनल स्टेटस इसके साथ उसका रिलेशन है। जैसे अब कोई फेयर हो, एंजाइटी हो, पेन हो, एंगर हो, तो इन सिचुएशंस के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो भी चेंज होता है। The hypothalamus in the brain controls body temperature and influences the CVC, which responds by adjusting the diameter of the blood vessels in the skin. This important mechanism regulates conservation and loss of heat so that core body temperature remains in the normal range. हाइपोथैलेमस ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है बॉडी के। अब ये इन्फ्लुएंस करेगा सीवीसी के ऊपर और सीवीसी ब्लड वेसल का जो डायमीटर है उसको एडजस्ट करेंगे जो स्किन के ऊपर है। अब ये जब हीट लॉस करनी होगी तो फिर ये वेजोडाइलेशन हो जाएगी ब्लड वेसल में, और जब हीट कंजर्व करनी होगी तो फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन. Slower longer lasting changes in the blood pressure are affected by the renin-angiotensin-aldosterone system RAS and the action of antidiuretic hormone ADH. अब ये जो सिस्टम है लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर का, ये कुछ स्लो है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है। अब ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है ये उस पर मुश्तमिल है और इसके अलावा जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसके एक्शन पे डिपेंड करता है। Both of these systems regulate blood volume, thus influencing blood pressure. In addition, atrial natriuretic peptide
ANP, hormone released by the heart itself, causes sodium and water loss from the kidney and reduces blood pressure, opposing the activities of both EDH and the ROS. अब ये जो दोनों सिस्टम हैं जिनमें रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम है और इसके अलावा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। इनके अलावा एक्टिल नाट्रियूरेटिक जो पेप्टाइड है जो कि हार्ट से रिलीज होता है, ये भी सोडियम और वाटर लॉस किडनी से करवाता है और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को कम करता है। अब ये जो एडीएच और रास इसकी जो एक्टिविटी है उसको अपोज करेगा। Pressure in the pulmonary circulation. Pulmonary blood pressure is much lower than in the systemic circulation. This is because although the lungs receive the same amount of blood from the right ventricle as the rest of the body receives from the left ventricle, there are so many capillaries in the lungs that pressure is kept low. If pulmonary capillaries pressure exceeds 25, fluid is forced out of the bloodstream and into the air sacs. Pulmonary edema with very serious consequences. Autoregulation in the pulmonary circulation makes sure that blood flow through the vast network of capillaries is directed through well oxygenated air sacs. पल्मोनरी ब्लड प्रेशर, इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। अब लंग्स के अंदर बहुत सारी ये कैपिलरीज होती हैं, इसको भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हार्ट से ब्लड रिसीव होता है जो कि राइट वेंट्रिकल ये लंग्स की तरफ ब्लड को भेजता है। अब ये लंग्स के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज मौजूद होती हैं और इसका प्रेशर कम होता है, ये तकरीबन 25 से कम ही होता है। अगर ये 25 से ऊपर आ जाए तो फिर इसके जो कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से हो सकती है। अब ये जो ब्लड स्ट्रीम है उससे एयर सैक की तरफ फ्लूइड आ सकता है जिसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस काज हो सकती हैं। एयर सैक्स जो जिनकी जो ऑक्सीजनेटेड जिनमें हुई होती है, वेल ऑक्सीजनेटेड होती है, ऑक्सीजन जिनमें ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर जो सर्कुलेशन है ऑटो रेगुलेशन वो तभी होती है कि इसके अंदर ऑक्सीजन काफ़ी क्वांटिटी में, ऑक्सीजन क्वांटिटी में कम होगी तो फिर ये ऑटो रेगुलेशन मुश्किल होगी लंग्स के अंदर।